कहानी की शुरुआत में हम जेरी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि पहले संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करता था, लेकिन फिलहाल वह अपनी नौकरी से दूर रहकर अपनी फैमिली के साथ शांत जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन जेरी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ कार में बाहर निकलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक सड़क पर भयानक ट्रैफिक जाम लग जाता है। गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पा रही थीं और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक पास की एक बड़ी इमारत जोरदार धमाके के साथ टूटकर सड़क पर गिर जाती है। देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। जेरी समझ जाता है कि मामला कोई साधारण एक्सीडेंट या दंगा नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। तभी अचानक एक बड़ा ट्रक अपना कंट्रोल खो देता है और तेज रफ्तार में सड़क पर लहराते हुए सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जेरी काफी अच्छा ड्राइवर होता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाकर उस बेकाबू ट्रक से बचने की कोशिश करता है, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती और तेज रफ्तार ट्रक आखिरकार उनकी कार से टकरा जाता है। टक्कर के बाद जेरी चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वह देखता है कि सड़क पर हर तरफ भगदड़ मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं। तभी जेरी को असली खतरे का एहसास होता है। वह देखता है कि चारों तरफ खूंखार ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला कर रहे हैं और ये ज़ॉम्बी नॉर्मल नहीं थे। ये बेहद भूखे और खतरनाक थे। इन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं होता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। ये ज़ॉम्बीज जिस किसी भी इंसान को काट लेते, वह कुछ ही सेकंड के अंदर खुद एक नया ज़ॉम्बी बन जाता था। यही वजह थी कि ये खतरनाक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। अचानक हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि किसी को सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिलता। सेना भी हालात को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी तेजी से फैलती तबाही के सामने उनकी कोशिशें भी नाकाफी लगती हैं। किसी तरह जेरी और उसका परिवार पास में खड़ी एक दूसरी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। वे जल्दी से उसमें बैठते हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकलकर आउटर एरिया की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक और मुश्किल सामने आ जाती है। जेरी की बड़ी बेटी को अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह घबराने लगती है। जेरी उसे संभालने की कोशिश करता है और शांत रहने के लिए कहता है। इसी बीच जेरी के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वह जेरी को बताते हैं कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, इसलिए लगभग 1 घंटे के अंदर एक हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने के लिए भेजा जाएगा। जेरी को यह मदद इसलिए मिल रही होती है क्योंकि वह एक बेहद काबिल इन्वेस्टिगेटर रह चुका है। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार किसी ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहती जो आगे चलकर हालात समझने और संभालने में काम आ सकता हो। लेकिन उस समय जेरी के दिमाग में सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की दवा की होती है। तभी उसकी छोटी बेटी को गाड़ी के अंदर एक गन मिल जाती है। इसके बाद वे लोग पास ही मौजूद एक सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं। बाहर से ही जेरी समझ जाता है कि अंदर पहले से ही जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। लोग सामान के लिए टूट पड़े थे और हर कोई किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मजबूरी में वे लोग अलग अलग दिशा में जाकर जरूरी चीजें ढूंढने का फैसला करते हैं। जेरी अपनी बड़ी बेटी के साथ दवा ढूंढने निकलता है, जबकि उसकी पत्नी करिन छोटी बेटी के साथ खाने पीने का सामान ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद जेरी और उसकी बेटी दवाइयों वाली शेल्फ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही एक लड़का बैठा होता है। वह काफी डरा हुआ होता है, पर वह एक अच्छा इंसान होता है। हालात को देखते हुए वह उन्हें जरूरी दवाइयां दे देता है। दवा मिलते ही जेरी अपनी बेटी के साथ तुरंत बाकी परिवार को ढूंढने के लिए वापस जाते हैं। लेकिन जैसे ही जेरी उस जगह पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी 2 गुंडों से झगड़ रही होती है। वे लोग उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। करिन किसी तरह खुद को और अपने इकट्ठा किए हुए सामान को बचाने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर जेरी बंदूक हाथ में लिए खड़ा रह जाता है। तभी एक गुंडा जेरी पर गोली चला देता है। जवाबी कार्यवाही में जेरी भी गोली चलाता है और एक गुंडे को वहीं ढेर कर देता है। हालांकि मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे लोग सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, कोई उनका शॉपिंग कार्ट लेकर भाग जाता है। उसमें उनका ज्यादातर सामान था। अब उनके पास न ठीक से दवा बची थी और ना ही खाना। ऐसी हालत में जेरी पास ही खड़ी एक ऊंची बिल्डिंग में जाकर रुकने का फैसला करता है। यहीं जेरी को एक और बुरी खबर मिलती है। उसके फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वह उससे बताते हैं कि जो हेलीकॉप्टर 1 घंटे में तुम्हें लेने आने वाला था, वह अब अगली सुबह आएगा। मतलब साफ था कि उन्हें अब पूरी रात वहीं रुककर बितानी पड़ेगी। जेरी पहले सोचता है कि सबको लेकर सीधे बिल्डिंग की छत पर चला जाए ताकि सुबह हेलीकॉप्टर आते ही आसानी से निकल सके। लेकिन जब वह सीढ़ियों की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहां पहले से ही कई ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। तभी इसी बीच उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक अच्छा परिवार उन्हें अपने फ्लैट के अंदर आने देता है। जेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सुबह होते ही सबको साथ चलना चाहिए। उसके हिसाब से यही बचने का आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन वह परिवार डर की वजह से बाहर जाने से मना कर देता है। इसके बाद पूरी रात खामोशी और डर के बीच गुजरती है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा होता है कि हर छोटी सी आवाज से डर लगने लगती है। सुबह होते ही
ही जेरी तुरंत वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। जेरी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को साथ लेकर छत की ओर जाने लगता है। तभी पीछे सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए आने लगते हैं और ऊपर छत पर हेलीकॉप्टर पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे इन ज़ॉम्बीज़ से बचकर उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाएंगे या फिर यही बिल्डिंग उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। जेरी खुद से पीछे रुक जाता है ताकि उसकी पत्नी और बच्चे आगे निकल सकें। जेरी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने मौजूद ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे हालात में किसी का वहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक लड़का पीछे से उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उस मैक्सिकन परिवार का बड़ा बेटा थॉमस होता है। दरअसल जेरी के वहां से जाने के बाद ज़ॉम्बी उस परिवार के घर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे को भारी सामान से जरूर बंद किया था, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए और उसका पूरा परिवार मारा गया। थॉमस किसी तरह वहां से बच निकलता है और अब जेरी के साथ मिलकर छत की तरफ भागने लगता है। उसी दौरान रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन अचानक जेरी छत के किनारे की तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि भागते समय एक ज़ॉम्बी का खून उसके शरीर पर गिर चुका होता है। जेरी सबके सामने साफ साफ कह देता है कि अगर 12 सेकंड के अंदर मेरे शरीर में वायरस का कोई भी लक्षण दिखा तो मैं खुद ही छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वहां खड़े हर इंसान की सांस थम सी जाती है। सबकी नजरें सिर्फ जेरी पर होती हैं, लेकिन 12 सेकंड बीतने के बाद भी लकीली उसके शरीर में कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देता। ये देखकर जेरी राहत की सांस लेता है और तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। उसी समय ज़ॉम्बी भी छत तक पहुंच जाते हैं। वे हेलीकॉप्टर की तरफ झपटने लगते हैं, लेकिन उड़ान भरते ही सारे ज़ॉम्बी एक एक करके नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरकार हेलीकॉप्टर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। इसी वजह से ज़ॉम्बी उस जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद जेरी को सीनियर अफसर पूरी स्थिति समझाते हैं। हर मिनट और हर सेकंड नए लोग इस ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ रहे थे। कई देशों में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूरा सिस्टम ही ढह चुका था। इसके बाद जेरी की मुलाकात एक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर एंड्रयू से होती है। वह मानता है कि अगर इस वायरस की असली शुरुआत का पता चल जाए, यानी यह कहां से और कैसे फैला, तो शायद इसका इलाज ढूंढना भी संभव हो सकता है। इसी दौरान कोरिया से एक इम्पोर्टेंट ईमेल आता है। उसमें बताया जाता है कि यह एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस है और इसके बारे में और जानकारी वहीं से मिल सकती है। इसी वजह से आर्मी चाहती है कि जेरी को कोरिया भेजा जाए ताकि वह इस वायरस की जांच कर सके, लेकिन जेरी वहां जाने से तुरंत मना कर देता है। वह साफ कह देता है कि अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी फैमिली है। लेकिन जब जेरी उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता है तो उसके सीनियर उसके परिवार की धमकी देने लगते हैं। वे जेरी से कहते हैं कि अगर तुम इस मिशन के लिए नहीं गए तो हम तुम्हारे परिवार को इस सुरक्षित जगह से हटाकर कहीं और भेज देंगे। अब जेरी के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में इस मिशन पर जाना पड़ता है। जाने से पहले जेरी अपनी पत्नी को एक सैटेलाइट फोन देता है और उसे समझाता है कि जब तक इस फोन में सिग्नल आता रहेगा समझ लेना मैं जिंदा हूँ। इसके बाद जेरी मिशन के लिए प्लेन में बैठता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उसका सामना सिर्फ ज़ॉम्बीज से ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक सच्चाई से होने वाला है। उधर डॉक्टर एंड्रयू अभी तक यह पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था कि ये ज़ॉम्बी कितने खतरनाक और बेकाबू हो सकते हैं। डॉक्टर एंड्रयू अब भी अपने साइंटिफिक अंदाज में लगातार थ्योरी और रिसर्च की बातें करता रहता है, लेकिन जैसे ही उनका प्लेन जमीन पर उतरता है चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और डर फैला होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका या तो खाली हो चुका है या फिर वहां के लोग पहले ही ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। जब एंड्रयू पहली बार असली ज़ॉम्बी को अपनी आंखों से देखता है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत वापस प्लेन की तरफ भागने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से जमीन बेहद फिसलन भरी होती है। भागते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इसी दौरान उसके हाथ में पकड़ी बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और वह मारा जाता है। अब जेरी और उसके साथ आए बाकी लोग जल्दी से पास मौजूद एक आर्मी बेस के अंदर छुप जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक सीनियर ऑफिसर्स उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि सबसे पहला ज़ॉम्बी एक मिलिट्री डॉक्टर ने देखा था। उस समय वह एक लाश की जांच कर रहा था, लेकिन जांच के दौरान वह लाश अचानक जिंदा हो गया और उसी पल उस डॉक्टर पर हमला कर दिया। इसी की वजह से वायरस इतनी तेजी से फैलने लगा और देखते ही देखते पूरा बेस इसकी चपेट में आ गया। आखिरकार आर्मी को पूरी जगह को आग लगाकर खत्म करना पड़ा ताकि यह खतरनाक वायरस बाहर तक न फैल सके। इसी दौरान आसपास की तलाशी लेते वक्त उन्हें एक कैदी भी मिल जाता है। उसे हथियारों की तस्करी के आरोप में यहाँ बंद किया गया था। वह कैदी बताता है कि इस वक्त अगर दुनिया में कहीं सबसे सुरक्षित जगह है तो वह इजराइल है, क्योंकि करीब 5 साल पहले वहां की सरकार ने पूरे देश के चारों तरफ
ऊंची और मजबूत दीवारें बनवानी शुरू कर दी थीं। धीरे धीरे पूरा देश लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति में चला गया था। यही वजह थी कि वहां वायरस बहुत कम फैला था। वह कैदी यह भी बताता है कि यह फैसला एक खास आदमी की वार्निंग के बाद लिया गया था। उस आदमी का नाम जॉन था। यह बात सुनकर जेरी को लगता है कि शायद उसे वहां कोई इस वायरस से बचने का सुराग मिल सकता है, इसलिए वह इजराइल जाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। उनके प्लेन में फ्यूल खत्म हो चुका था और ज़ॉम्बी आवाज की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जेरी और उसके साथ 2 लोग चुपचाप साइकिल पर फ्यूल ढूंढने के लिए निकलते हैं ताकि प्लेन को फिर से उड़ाया जा सके। बाकी अन्य सैनिक उन्हें ऊपर से कवर दे देते हैं ताकि जेरी और उसके साथी सुरक्षित फ्यूल ला सकें। लेकिन तभी एक गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। अचानक जेरी के फोन पर उसकी पत्नी करीन का कॉल आ जाता है। फोन की रिंगटोन सुनते ही आसपास के ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी तरह उन्हें प्लेन के लिए फ्यूल मिल तो जाता है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ती है। ज़ॉम्बीज के साथ हुई इस भयानक लड़ाई में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ जेरी और पायलट ही जिंदा बच पाते हैं। बाद में जब वे इजराइल पहुंचते हैं तो जेरी सीधे जॉन से सवाल करता है कि तुम्हें पहले से इस खतरे का अंदाजा कैसे हो गया था। जॉन जवाब देता है कि मुझे भी पूरी सच्चाई पहले से नहीं पता थी। दरअसल उसे भारत से कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। सरकार ने उन खबरों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जॉन रिस्क उठाने के बजाय उसी समय उसने पूरे देश के चारों तरफ ऊंची और मजबूत दीवारें बनवाने का फैसला किया था। आज वही फैसला इजराइल को इस खतरनाक ज़ॉम्बी से बचाए हुए था। इसके बाद जॉन जेरी को बाहर का इलाका दिखाने के लिए ले जाता है। उस सुरक्षित इलाके में सिर्फ इजराइल के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोग भी सुरक्षित रह रहे होते हैं। लेकिन जेरी अच्छी तरह जानता है कि अगर यहाँ जरा सी भी गलती हुई तो यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। शुरुआत में शरणार्थियों का यह इलाका काफी शांत और सुरक्षित लगता है। ऊंची दीवारों के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया में कहीं भी ज़ॉम्बी तबाही हुई ही नहीं। यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत साफ है। अगर एक इंसान को बचा लिया जाए तो इसका मतलब है कि एक ज़ॉम्बी बनने से रोका जा सकता है। वहाँ का माहौल बिल्कुल सामान्य था। लोग खुलकर गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और आराम से खाना खा रहे होते हैं, और बाहर दीवारों के उस पार भूखे ज़ॉम्बी तड़प रहे होते हैं। इसी लापरवाही के कारण बाहर के ज़ॉम्बी को ये तेज आवाजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। कुछ ही समय में दीवार के बाहर हजारों ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह एक सीढ़ी जैसा ढेर बना लेते हैं और कुछ पलों में दीवार के पार पहुंचने लगते हैं। अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए हर तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस हालात को देखते ही जॉन तुरंत एक आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर वहां से निकल जाता है। हालत खराब हो चुके थे, इसलिए जेरी को आर्मी के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसे सुरक्षित तरीके से सप्लाई पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। तभी जेरी एक अजीब सी बात नोटिस करता है। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसे छूता तक नहीं। कुछ ही देर बाद उसकी नजर एक दुबले पतले बच्चे पर पड़ती है। ज़ॉम्बी उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इन दोनों घटनाओं को देखकर जेरी तुरंत समझ जाता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जो पहले से ही बीमार और कमजोर हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी महिला सैनिक को काट लेता है। जेरी एक पल भी बिना गंवाए तुरंत उसका हाथ कटवा देता है ताकि वायरस उसके पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सके। आखिरकार कुछ ही लोग किसी तरह एक प्लेन में चढ़ पाते हैं। बाकी लोग या तो रास्ते में मारे जाते हैं या फिर ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। प्लेन के अंदर पहुंचते ही जेरी तुरंत अपने सीनियर को कॉल करता है। वह उन्हें अपनी देखी हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है कि यह जानकारी तुरंत WHO तक पहुंचाई जाए ताकि कोई इसका इलाज ढूंढा जा सके। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी दौरान प्लेन के अंदर एक फ्लाइट अटेंडेंट को वॉशरूम में छिपे एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। कुछ ही पलों में वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब कैबिन के अंदर ही वायरस फैलने लगता है और जेरी तुरंत सबको शांत रहने के लिए कहता है और जल्दी से दरवाजों को ब्लॉक करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एक आदमी का बैग नीचे गिर जाता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी तूफान की तरह अंदर घुस पड़ते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब सिचुएशन बस से बाहर होने लगती है। ऐसे में जेरी ज़ॉम्बी की भीड़ की तरफ एक ग्रेनेड फेंक देता है। जोरदार धमाके से प्लेन के ढांचे में बड़ा सा छेद हो जाता है। तेज हवा के दबाव से कई ज़ॉम्बी और लोग उसी के साथ बाहर गिर जाते हैं। लेकिन इस धमाके की वजह से प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है और आखिरकार नीचे गिरकर भयानक तरीके से क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद किसी तरह जेरी और एक महिला सैनिक ही जिंदा बच पाते हैं। दोनों किसी तरह WHO की रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही जेरी की हालत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। प्लेन क्रैश के बाद जेरी को गंभीर चोटें लगी होती हैं और ऊपर मौजूद उसके सीनियर को कोई सिग्नल या खबर नहीं मिलती। इसी वजह से उन्हें लगता है कि शायद जेरी अब जिंदा नहीं बच
बचा है। इसलिए बिना जांच पड़ताल किए उसके सीनियर जेरी की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित जहाज से हटाकर सीधे ग्राउंड रिफ्यूजी कैंप में भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक जेरी के बॉस के सैटेलाइट फोन पर एक कॉल आती है। तभी सबको पता चलता है कि जेरी अब भी जिंदा है। जब जेरी को यह खबर मिलती है कि उसका परिवार अब एक मुश्किल और असुरक्षित रिफ्यूजी कैंप में रह रहा है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। रिसर्च सेंटर में मौजूद लोग जेरी को समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि इस तबाही में हर किसी ने अपने किसी न किसी करीबी को खोया है, लेकिन इसके बावजूद हम सब यहाँ इंसानियत को बचाने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर जेरी थोड़ा मोटिवेट होता है। इसके बाद जेरी अपनी एक थ्योरी सबके सामने रखता है। वह बताता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ और मजबूत लोगों पर हमला करते हैं, जबकि बूढ़े, बीमार या कमजोर लोगों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसके मुताबिक अगर कोई इंसान खुद को बीमार दिखा दे तो ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करेंगे। जेरी का यह आइडिया सुनकर वहां मौजूद साइंटिस्ट को लगता है कि शायद कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। तभी एक साइंटिस्ट बताता है कि मेडिकल स्टोरेज में स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल रखा हुआ है। अगर कोई इंसान खुद को इस वायरस को इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी के बीच जाए तो यह पता चल सकता है कि क्या वे सच में इग्नोर कर रहे हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जिस मेडिसिन रूम में यह वायरस रखा हुआ है वहां पहले से ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। इस मिशन के लिए जेरी को सिलेक्ट किया जाता है। जेरी के साथ शॉन और एक साइंटिस्ट भी जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जब सभी ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं तो तीनों शांत रहते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज सब कुछ बिगाड़ सकती थी। तभी अचानक एक साइंटिस्ट का पैर गलती से एक खाली कैन से टकरा जाता है, लेकिन किस्मत से उस वक्त ज़ॉम्बी थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसलिए वे लोग बच निकलते हैं। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन आखिर में वही साइंटिस्ट फिर एक बड़ी गलती कर बैठता है। चलते समय वह एक मेटल कैबिनेट से टकरा जाता है, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बी एक साथ जाग जाते हैं। जेरी जानबूझकर शोर करने लगता है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और बाकी दोनों लोग वायरस तक पहुंच सकें। लेकिन मुश्किल यह थी कि मेडिसिन रूम के बाहर भी ज़ॉम्बी खड़े थे। तभी मजबूरन शॉन को गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज सुनते ही सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। कुछ ही पलों में सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। होशियारी दिखाते हुए जेरी ज़ॉम्बी को चकमा देता है और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह मेडिसिन रूम तक पहुंच जाता है और वहीं उसे वह वायरस मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसे ही जेरी बाहर निकलने लगता है, सामने एक ज़ॉम्बी उसका रास्ता रोक लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी लैब का एक साइंटिस्ट होता है। जेरी ने पहले ही वादा किया था कि वह उसे नहीं मारेगा। अब जेरी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। जेरी खुद को वायरस से इंजेक्ट कर लेता है और फिर कैमरे के सामने खड़ा होकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वह ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह जेरी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। यह देखकर पूरी लैब में मौजूद लोग राहत की सांस लेते हैं। जेरी समझ जाता है कि उसकी थ्योरी सही साबित हो गई है। अब वह जानबूझकर ज़ॉम्बी के बीच से गुजरता है और आवाजें भी करता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। कंट्रोल रूम में मौजूद टीम उसे तुरंत वैक्सीन लगा देते हैं। इसके बाद जेरी आखिरकार अपने फैमिली के पास पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है। जेरी की इस खोज से साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी वैक्सीन तैयार करते हैं जो इंसानों को ज़ॉम्बी के हमले से बचाने में मदद करती है। धीरे धीरे इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इंसान अब ज़ॉम्बी से डरकर भागने के बजाय उनका सामना करने लगते हैं। दुनिया भर में एक बड़ा अभियान शुरू होता है जिसमें ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए टीमें भेजी जाती हैं। इन्फेक्टेड लाशों को जला दिया जाता है। आखिरकार धीरे धीरे दुनिया में फिर से शांति वापस लौटने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।